स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे, आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक कॉम्पाउंड मैथ्स ऑफ 7th क्लास, उसका चैप्टर 6 हमारा चल रहा है जो कि डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस पे है। लेक्चर नंबर 12 के अंदर बेटा हमने उसके 1 to 8 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। सो क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड आज हम इस लेक्चर के अंदर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। 7th क्लास के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है। सो वो दोस्त जो आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो बेटा उससे छोटी सी गुजारिश है कि एक तो वो चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि मैथ्स से रिलेटेड मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मसूल हो। दूसरा, अगर आपने इससे पिछला लेक्चर अभी तक नहीं देखा सो बेटा प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहां से आप इसका पिछला लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि अगर आप हर एक्सरसाइज को तरतीब से शुरू से देखेंगे सो आपको हर क्वेश्चन की बखूबी समझ आएगी। यहां पर देखें, लिखा है कि इफ 7 शीट्स ऑफ पेपर वेट 28 grams, कैलकुलेट हाउ मेनी शीट्स ऑफ सेम पेपर वुड वेट 2.5 kg। अच्छा, सबसे पहले देखें यहां पर जो आपको दिया गया 28 ग्राम्स दिया है, जबकि यहां पर 2.5 kg आ गया। बेटा केजी में है सो इसका यूनिट पहले सेम करें। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम के होता है, यानी लिखें 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स एंड 2.5 kg इक्वल टू होगा 2500 ग्राम्स। अब दोनों का जो यूनिट है वो सेम हो चुका है। अब आप इनमें से देखें कि वेरिएशन कौन सी है, इनकी वैल्यूज लिखें। देखें वेरिएशन पाई जा रही है शीट्स में और उसके वेट में, यानी लिख लें आप ऊपर शीट्स और दूसरी जगह लिख लें वेट। यानी शीट्स कितनी, 7 शीट्स खरीदते हैं सो उसका वेट 28 आ रहा है, 28 ग्राम्स। हाउ मैनी शीट्स मतलब शीट्स कितनी हो कि उसका वेट जो है वो 2500 ग्राम्स होना चाहिए। सो शीट्स फाइंड करनी है, वेट बढ़ा रहे हैं, शीट्स भी बढ़ानी पड़ेंगी। इट मींस कौन सी वेरिएशन होगी, एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही है, सो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। सो यहां लिख दें कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है। सो बेटा डायरेक्ट वेरिएशन हो या इनवर्स, डायरेक्ट वेरिएशन में ये आपने ख्याल करना है कि अगर ए ओवर बी है ये होना चाहिए सी ओवर डी के। ये तो डायरेक्ट के लिए बोल रहा हूं, डायरेक्ट वेरिएशन। लेकिन इनवर्स अगर हो सो ए ओवर बी जो है वो इक्वल टू होना चाहिए सी ओवर बी ओवर सी के। यानी ये देखें ना, ये आप समझ लें ये आपके पास ए ओवर बी है, ये सी ओवर डी है। अगर तो इनवर्स आए तो आपने इस वैल्यू को पलट कर लिखना है, अगर डायरेक्ट हो तो एज इट इज जैसे लिखी है इनको आपने नीचे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेना है। यानी यहां पर डायरेक्ट फॉर्म है, यानी डायरेक्ट वेरिएशन आ रही है, एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही है। ये एरो का मतलब है कि एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है। सो आप क्या करें, जैसे लिखा है इसको आप एज इट इज नीचे लिख लें और फ्रैक्शन फॉर्म में बना लें इसे। सो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप, 28x हो जाएगा इक्वल टू 7 इंटू 2500। सो x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 28, उधर इसे ट्रांसफर करेंगे सो ये आपके पास उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये इसे काट के 4 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू, जब आप इसे काटेंगे सो 625 आपके पास आ जाएगा। आप देखिए ना 4 का टेबल अगर आप इस तक पढ़ते हैं तो ये पूरा इस पे कैंसिल होगा, पूरे 25 पे। 4 6 are 24, 4 2 are 8, 4 5 are 20, यानी ये पूरा आपका ये 625 और साथ इसके लिख दें आप शीट्स। ये इसका आंसर आ गया। इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट बढ़ के क्वेश्चन नंबर 9 देखें। सो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है अ कार ट्रेवल्स 644 किलोमीटर्स ऑन 5 लीटर्स। एक कार है जो कि 44 किलोमीटर्स का फासला तय करती है 5 लीटर्स में। हाउ फार वुड ऑन 48 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, यानी
यहाँ पर देखें तो कार का जो ट्रेवलिंग का डिस्टेंस है वो उसमें और उसके लीटर्स में यानी पेट्रोल में वेरिएशन पाई जा रही है। सो क्या लिखेंगे इसमें कि एक तो लिखेंगे लीटर्स यानी लीटर्स के दरमियान में, और दूसरा जो है वो मतलब लीटर्स पेट्रोल लिखेंगे कि इतने लीटर पेट्रोल लग रहा है और उसमें कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, इन दोनों में वेरिएशन पाई जा रही है। सो देखिए कितने लीटर पेट्रोल है, तकरीबन 5 लीटर पेट्रोल के अंदर वो 44 किलोमीटर का फासला तय कर रही है। फिर 48 लीटर्स में, ये देखिए ना लीटर्स, इट मींस 48 लीटर्स में एक्स कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी कार। सो देखें यहां पर 5 लीटर्स था, 44 उसने डिस्टेंस किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। अब आप लीटर्स की तादाद बढ़ा रहे हैं, सो इट मींस आपका जो फासला है, डिस्टेंस है, वो भी बढ़ेगा। यहां पर कौन सी वेरिएशन पाई जा रही है, डायरेक्ट वेरिएशन, एक के बढ़ाने से दूसरी वेरिएशन भी बढ़ रही है। सो चाहे तो ये एरो आप मेंशन करें या ना करें, अगर तो आपको इसमें वेरिएशन की समझ आ जाती है सो बेटा ये लिखने की, ये एरो की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट वेरिएशन है। सो सेम एज इट इज इन वैल्यूज को आपने नीचे लिख लेना है और फ्रैक्शन फॉर्म उसकी बनानी है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5x इक्वल टू 48 इंटू 44। सो मैं क्या करता हूं, 48 को 44 से मल्टीप्लाई करता हूं। सो मेरे पास ये 21 12 आ रहा है इक्वल टू 5x। सो x इज इक्वल टू 21 12 के नीचे इसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। सो आपके पास डिवाइडेड बाई 5 करने से बेटा ये आंसर आ रहा है तो तकरीबन 422.5 किलोमीटर्स ये आपका डिस्टेंस आएगा। सो यहाँ पर बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 12 का ताल्लुक जो है वो इनवर्स वेरिएशन से है। सो ये आपके सिलेबस में भी ये 2 क्वेश्चंस पाए जाते हैं, क्योंकि इससे पिछले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उन सब का ताल्लुक डायरेक्ट वेरिएशन से था। अब आप जरा इनवर्स वेरिएशन को भी देखें कि इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि करने को तो सभी क्वेश्चंस अगर हम करते जाएंगे एक ही मेथड से हैं। आप जरा इनवर्स में वेरिएशन का भी आप जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखें कि इसको कैसे करना है। यहां पर लिखा है 8 men कैन डू अ जॉब इन 12 days, यानी किन में वेरिएशन क्या है, मैन में और डेज में। यानी 8 मेन्स हैं जो कि कोई काम है जो कि 12 डेज के अंदर कंप्लीट करते हैं। हाउ लॉन्ग विल 24 मेन्स टेक टू कंप्लीट इट, यानी अगर हम आदमी 24 कर दें तो डेज कितने लगेंगे। अब बेटा ख्याल करें, एक नंबर के बढ़ाने से दूसरा नंबर उसी रेशो से कम हो रहा है। सो यहां पर वेरिएशन क्या होगी, देखे ना 8 मैन थे, 12 दिन उनको लग रहे थे। सो 24 आदमी अगर कर देंगे सो उनको कितने दिन लगेंगे, ये चेक करेंगे। देखें इस नंबर को हम बढ़ा रहे हैं सो ये नंबर कम हो रहा है। इसमें आपने लिखने का, यहां पर पहले लिखें कि यहां पर वेरिएशन कौन सी है, इनवर्स वेरिएशन है। अब अगर इसमें इनवर्स वेरिएशन है, एक वेरिएशन को आप, यानी ये जो मैन की एक क्वांटिटी पाई जाएगी, इनको आप एज इट इज लिख लें, जबकि जो दूसरा नंबर होगा उसको आपने दूसरे अंदाज में लिखना है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको कह रहा था कि ये आपके पास ए ओवर बी है, यानी ए बी है और ये सी डी है, इनवर्स है। सो आप इसको लिखेंगे ए ओवर बी इक्वल टू डी ओवर सी, क्योंकि इनवर्स अगर आपसे कहा जाए कि 3 का इनवर्स या 3/5 का इनवर्स लिखें, सो बेटा इनवर्स हम क्या लिखते हैं 5/3, उसी वैल्यू का हम रिवर्स कर देते हैं, नीचे वाला नंबर ऊपर और ऊपर वाला नीचे लिख देते हैं, तो ये उसका इनवर्स आ जाता है। यहां पर ये मेरे पास अगर ए ओवर बी है और ये सी ओवर डी है, इसको हम क्या करेंगे डी ओवर सी लिख देंगे, क्योंकि एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू कम हो रही है।
सो ये क्या वैल्यू हमारे पास इनवर्स वेरिएशन आ जाएगी। सो लिखने का अंदाज क्या होगा, इसे 8/24 इक्वल टू x ओवर 12 लिखेंगे इसे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर 24x इक्वल टू 12 इंटू 8, ये आपके पास 96 आ जाएगा। 12 इंटू 8 96, सो 24x एज इट इज। x इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाय 24। सो x को अगर इस पे डिवाइड करते हैं 24 को 96 पे डिवाइड करेंगे, सो आपके पास बेटा 4 और 7 लिखेंगे 4 डेज। यानी अगर आदमियों की तादाद आप 24 कर रहे हैं, सो दिन जो है वो अब 4 लगेंगे उनको इस काम को कंप्लीट करने के लिए। सो इनवर्स वेरिएशन का आपने कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से करना है। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 में, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मार्क करें जरा कि इफ 6 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, यानी यहाँ पर भी सेम उसी की तरह का काम है, यानी उसी की तरह क्वेश्चंस है कि मैन में और डेज में वेरिएशन है कि 6 men 12 days। हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन शुड बी एंगेज टू डू द जॉब इन 15 days। यहां पर आपने मैन मालूम करने हैं कि कितने ज्यादा आदमी और ऐड किए जाएं तो ये काम जो है जो 12 दिन में हो रहा था वो 15 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाए। मुझे जरा इसमें खराबी लग रही है क्योंकि देखें ना 6 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, बुक में देखें। 6 men कैन डू अ वर्क इन 20 days। हाँ सॉरी बेटा, यहां पर आप 20 करें, ये 20 days है कि 6 आदमी जो है वो कोई काम है जो 20 days में कर रहे हैं, कितने आदमी और उसमें मजीद ऐड किए जाएं कि ये काम जो है वो 15 दिन के अंदर हो जाए। तो बेटा यहां पर जस्ट 20 कर लें, बाकी आपका बिल्कुल एक्यूरेट है। अब यहां पर देखें आदमी आप बढ़ा रहे हैं, सो दिन जो है वो कम हो रहे हैं, यानी एक वैल्यू के बढ़ाने से दूसरी वैल्यू उसी रेशो से कम हो रही है। सो क्या करेंगे कि इसमें कौन सी वेरिएशन है, इसमें बेटा इनवर्स वेरिएशन है। सो लिखें इनवर्स वेरिएशन कि इसमें इनवर्स वेरिएशन पाई जा रही है, एक के बढ़ाने से दूसरी उसी रेशो से कम होगी, क्योंकि आदमी अगर बढ़ा देंगे तो डेज की जो तादाद है वो कम हो जाएगी। सो आप क्या करें, चाहे इसको आप x/6 लिख लें और उसको एज इट इज नीचे उतार दें, चाहे इसको आप 6 ओवर x लिख लें और उसको एक वैल्यू को आपने उल्ट जरूर लिखना होगा। इनवर्स में आपने ख्याल करना है, अगर चाहे तो इस वैल्यू को उल्ट लिख लें यानी x/6 लिख लें, या इसको आप फिर सीधा लिखें। एक जो रेशो होगी उसको आपने बिल्कुल एज इट इज नीचे उतारना होगा, जबकि दूसरी रेशो को आपने पलट कर लिखना होगा क्योंकि ये इनवर्स है। सो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें जरा, 15 को इससे करेंगे, सो 15x इक्वल टू 20 इंटू 6, 6 2s are 18, 180। सो 15x x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 15, क्योंकि 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ ट्रांसफर करेंगे, सो ये डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू क्या आएगा, इससे कट कर 5 1s are 5, सॉरी 15 1s are 15, 3 बाकी। सो तो बेटा यहाँ पर हाँ 120 आएगा, देखें 20 को इससे करेंगे, सो 120। अब 120 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 15 को, सो आपके पास जो 15 का टेबल यहाँ पर आ रहा है वो 15 8s आपके पास आएगा 120। सो x हमारे पास क्या आया 8, जबकि ये 8 इसका आंसर नहीं देना कि आंसर 8 आ गया, क्योंकि लिखा क्या है, हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन शुड बी एंगेज्ड, क्योंकि पहले तो देखें 6 आदमी लगे हुए हैं, 6 में और कितने एंगेज किए जाएं। सो देखें आपने एक्स्ट्रा मैन लिखने हैं, आप लिखें हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैन एंगेज्ड। क्या करेंगे 8 में से, ये तो टोटल है ना कि अगर 15 में से ये 15 दिन में ये इतने आदमी काम करें, सो 8 में से ये 6 जो पहले से काम कर रहे हैं वो माइनस करेंगे, सो बाकी आपके पास आएगा 2 men। सो ये इसका आंसर 2 men होगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ दिए हैं क्योंकि सारे सिलेबस में नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने सारे आपके सामने कर दिए हैं। सो यहाँ पर भी देखें, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करें, ये अक्सर पेपर में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 17 में देखें, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3, 4, 6, 7, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स। आपने यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल्स के तमाम एंगल्स को फाइंड करना है, जबकि आपको एक हिंट दी गई है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 होता है। अब आप देखें तो सबसे पहले आपने लिख रहे हैं कि रेशो क्या है इनमें, रेशो इन एंगल्स। सबसे पहले लिखनी है आपने कि ये रेशो इन एंगल्स के दरमियान में क्या है, 3:4:6:7। जैसे ये रेशो लिख ली आपने बेटा, इन सब का क्या करना है, सम ऑफ रेशो फाइंड कर लेनी है। सम ऑफ रेशो यानी इन तमाम रेशोज को प्लस कर लेना है कुछ इस तरह से। सो ये आपके पास 20 आ जाएगा टोटल। अब आप देखें तो हिंट जो गिवन है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज इक्वल टू कितना होता है, 360, यानी सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये क्यू में कैपिटल लिख रहा हूं, आप यहां पर इसके पूरे स्पेलिंग लिखें क्वाड्रिलेटरल्स, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब बेटा देखें आपने फर्स्ट एंगल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी ये चारों एंगल फाइंड करने हैं। सो कैसे करेंगे, यहां लिखें फर्स्ट एंगल कैसे निकालेंगे। देखिए फर्स्ट क्या रेशो है, 3, डिवाइड करते हैं इसको सम ऑफ रेशो से और मल्टीप्लाई कर दें आप 360 डिग्री से। इसको सॉल्व करें, सो जो आंसर आए वही आपका फर्स्ट एंगल है। सो इसी तरह से सेकेंड एंगल, वो क्या करेंगे, सेकेंड एंगल देखिए 4 है, 4/20 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। थर्ड एंगल, इसी तरह से थर्ड एंगल भी फाइंड करेंगे। ये बिल्कुल सिंपल काम होता है। थर्ड एंगल हमारे पास 6/20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय इसको भी 360 डिग्री से कर देंगे। और लास्ट में है फोर्थ एंगल। फोर्थ एंगल में देखें तो आपके पास क्या लिखा है, 7/20 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, इससे भी कर देंगे। अब इसे सॉल्व करने देखें कि एक जीरो, चले ये जीरो तो इस जीरो से काट दिया, सो 2 को इससे काटेंगे, सो 2 1s are 2, 1 कैरी, 2 8s are 16, सो 18 और 3 बाकी बचा मेरे पास ऊपर, यहां पर 3 और यहां पर 18, सो 18 3s are दैट इज इक्वल टू 54 डिग्री। ये आपका एक एंगल आ गया आंसर। दूसरा भी आपका देखें ना, ये 20 अगर 360 से कैंसिल हो रहा है, हर किसी में 18 आएगा। ये आप इसे डायरेक्ट भी 18 लिख सकते हैं। ये देखें मैंने 18 सबका लिख दिया। 18 को अब 4 से किया, 3 से तो किया तो हमने ये नंबर आया हमारे पास। 18 को 4 से करेंगे सो 72, यहां से आपके पास सेकेंड एंगल आएगा। अगर 18 को 6 से करेंगे सो बेटा आपके पास ये एंगल जो आ रहा है 108, ऊपर छोटा सा जीरो लगाना है जो कि डिग्री को शो करेगा। इसी तरह से थर्ड में देखें, सो अगर हम 18 को 7 से करेंगे सो 126 डिग्री आ जाएगा। सो ये एंगल्स इसमें हमने फाइंड करने होंगे। ये क्वेश्चन ऐसे है, सेम यही क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह है, लेकिन इसमें सम ऑफ एंगल्स जो था वो 360 है, जबकि इसमें सम ऑफ एंगल्स जो है वो 180 के इक्वल है। सो सबसे पहले क्या लिखेंगे, रेशो, यानी रेशो वही काम लिखेंगे, रेशो इन एंगल्स, रेशो इन एंगल्स। सो बेटा एंगल्स के दरमियान में रेशो यहां पर 3 4 5 है, सो 3:4:5। सो नंबर 2 पे लिखेंगे सम ऑफ रेशो, आप इन रेशो को क्या करेंगे, सम कर लेंगे सबको, 3 + 4 + 5, सो ये इक्वल टू देखें क्या आ रहा है, 4 + 3 7 + 5 12 आ जाएगा आपके पास। सो यहां पर आपको हिंट क्या गिवन होगी कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, यानी सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल के जो 3 जाविये होते हैं, ये देखें ना, अगर एक ट्राइंगल कोई भी आप बना लें इस तरह से,
अगर इसके एक एंगल ये है, एक ये और एक ये, तीनों एंगल्स को आप प्लस करेंगे सो 180 डिग्री के इक्वल इसका एंगल आएगा। ट्राइंगल का 180 के इक्वल होता है और जो सर्कल होता है उसका जो टोटल एंगल होता है वो 360 होता है, ये याद रखना है आपने। अच्छा, इसमें जो सम ऑफ एंगल्स दिया वो 180 डिग्री के दिया हुआ है। सो अगर ये भी सारा कुछ फाइंड हो गया, सो फर्स्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल क्या होगा? फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू, देखें 3 डिवाइडेड बाय 12 सम ऑफ रेशो से और मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री कर देंगे। ये देखें इससे कैंसिल हो रहा है। इसी तरह से सेकेंड एंगल भी करते हैं। सेकेंड एंगल हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 180, इसको भी 180 डिग्री से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से थर्ड एंगल देखें, सो वो क्या है हमारे पास? थर्ड हमारे पास है 5 बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अब अगर चेक करें तो ये देखें इस पे कैंसिल कैसे कितने पे हो रहा है? 12 को अगर हम इस पे काटते हैं, 12 1 12, बिल्कुल 12 1 12 कट रहा है और बाकी यहाँ से 6 आएगा, 6 यहाँ पर साथ जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 का टेबल, 60 पर 12 का टेबल 5 पे आएगा। सो 12 5 आर 60, यानी 15 पे कट रहा है। सो ये तमाम नंबर जो है वो 15 पे यहाँ पर ये नंबर आएगा। यानी 12 का टेबल अगर आप 180 तक लेके जाएंगे, सो बेटा 15 आपके पास आएगा 180 को। जी बिल्कुल ठीक। अब देखें यहां से बाकी हमारे पास सिर्फ 3 और ये 15 बचा। सो 15 3 आर 45। पहला एंगल 45 के इक्वल आ गया। सेकेंड एंगल देखें, सो 15 4 आर 45, 15 4 आर 60। दूसरा एंगल 60 के आ गया। तीसरा एंगल देखें, सो 75 आएगा। अब अगर आपने अपना चेक करना है तो इन तीनों एंगल्स को अगर आप चेक करते हैं तो ये इक्वल टू 180 के होगा, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। कोई भी एंगल के अंदर कोई फर्क नहीं आया। इसमें पूछा ये गया है कि द साइज ऑफ इंटीरियर एंगल्स, बिल्कुल ठीक, कि यही रेशो के मुताबिक आप इनमें से बताएं कि फाइंड द साइज ऑफ इट्स लार्जेस्ट एंगल। तो बेटा इसका थर्ड एंगल जो है वो लार्जेस्ट है और ये तीनों का जो साइज है वो आपके सामने आ चुका है। एक एंगल 45 का, दूसरा 60 का, तीसरा आपका 75 का। सो यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज जो कि 6 चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, क्वेश्चंस थे, वो सारे आपके सामने बखूबी अच्छे तरीके से किए गए और मैं उम्मीद करूंगा कि आपने भी इसको बड़े दिल लगाकर सीखा होगा। और बेटा एक एक क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस जरूर किया करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपके ज़हन से फरामोश हो जाएंगे और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि आप इनको भूल जाएं। इसको क्लास को पास करने की हद तक मत सीखा करें, इनको अपने ज़हन में बिठाएं। यही सारा कुछ आप नेक्स्ट क्लासेस में भी करेंगे और वहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में होगा। इसलिए जो इस क्लास में सीख लेते हैं उसको अपने ज़हन में महफूज रखा करें। सो बेटा अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें इसको, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों में, बहन भाइयों से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। और बेटा अगर तो समझ आई है तो कमेंट्स में अपना नाम लिख के ज़रूर बताया करें कि आपको लेक्चर अच्छा लगा है या आपको कुछ समझ आई है। अगर नहीं भी समझ आई तो फिर भी ज़रूर कमेंट्स किया करें, क्योंकि इससे मुझे एहसास होगा कि मैंने अपनी वीडियो को, अपने लेक्चर को और ज़्यादा बेहतर तरीके से कंपोज करना है। सो अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।